हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेल एंड इट्स डिस्कवरी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे, कब और किसने किया था, है ना। किस तरह से सेल को डिस्कवर किया गया, किन्होंने किया था। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी। इवन हम लोगों ने ये भी जाना था कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे, आज से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और किसी सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, राइट। बेसिकली सभी सेल्स में, प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा था कि किसी एक सेल को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, राइट। एक बाउंड्री दिखाई देती है, बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर और आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में कुछ सब्सटेंस होते हैं, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। तो ये 3 स्ट्रक्चर ही मेन कंपोनेंट हैं किसी भी सेल के। तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी इंटरेक्शन होते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन जो होता है, सेल का इसके आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है, वो सभी पॉसिबल हो पाते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो दीज आर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सेल। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल की, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, है ना। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो सेल के कंपोनेंट्स को इसके आउटर इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं उस आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, सेपरेट करती है। That is mentioned here. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. और यहाँ पे external environment का क्या मतलब है? External environment यानी कि कोई भी जो सेल है उससे बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके बाहर जो भी कंपोनेंट है, तो इसी आउटर मोस्ट जो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है, उससे सेपरेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थीन, ट्रांसपेरेंट एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग है, किसी भी सब्सटेंस को इन करने के लिए या आउट करने के लिए जो मेम्ब्रेन आधी परमिशन देता है, आधे सब्सटेंस को वो इन एंड आउट करने की परमिशन देता है और आधे सब्सटेंस को इन एंड आउट करने की परमिशन नहीं देता है,
ऐसे मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन मीन्स एक थिन लेयर होती है जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है, एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और थोड़े से अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एंड कुछ फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप लोगों ने दो टर्म सुना होगा, एक ग्लाइकोलिपिड और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। किसी लिपिड में जब कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड होती है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और जब किसी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों क्या हैं? लिपिड के ही टाइप्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। जैसा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लेयर है, एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है। ये चूँकि लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसे लिपिड बाई लेयर कहते हैं। और ये इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। ये दोनों लेयर के बीच में जो प्रोटीन्स पाई जाती है उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, और जो प्रोटीन बाहर के लेयर में प्रेजेंट होती है उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ये डिटेल्स आपको आगे की कक्षा में पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ना है। अभी बस आपको इतना ही पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक लिविंग एंड डायनेमिक मेम्ब्रेन है, थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है ना। और चूँकि ये लिपिड का बना हुआ होता है इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये स्ट्रेट नहीं रहता है ना, ये लिक्विड में क्या करता है? स्विम करता रहता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। Its flexibility enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यही इसको परमिशन देती है किसी भी फूड को इंटेक करने की, या किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी अदर मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटेक करने की परमिशन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलती है। और इस प्रोसेस को, यानी कि किसी भी अदर मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर इनगल्फ करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, यानी कि एंडोसाइटोसिस से ही अमीबा अपना फूड इंटेक करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने पहले बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम होता है बायोमेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही किसी सेल के इन एंड आउट करने की इजाज़त देता है, किसी सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है। जैसे कि किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग में आप देखते हो एक गेट कीपर होता है, राइट। कोई भी बाहर से आता है तो वो गेट कीपर पहले अंदर जा कर के इंफॉर्मेशन देता है कि इस बंदे को अंदर आने देना है या नहीं देना है, फिर इसे अंदर से परमिशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है।
इसी तरह से इस गेट कीपर की तरह काम करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से परमिशन लेता है कि इस मटेरियल को सेल के अंदर आने देना है या नहीं देना है ना। सेल के लिए ये एसेंशियल है या हार्मफुल है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस मटेरियल को, उस अदर एक्सटर्नल मटेरियल को परमिशन देता है कि वो सेल के अंदर उसे आना है या नहीं आना है। ठीक है, तो जो सेल के लिए ज़रूरी होता है, जो सेल के लिए एसेंशियल होता है, उसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटेक करता है, अंदर आने की इजाज़त देता है। और बाकी के सब्सटेंस को, जैसे कि कोई टॉक्सिक्स मटेरियल होते हैं जिससे सेल को नुकसान पहुंच सकता है, वैसे मटेरियल को ये प्रिवेंट करता है अंदर जाने से। इसी वजह से, इसी फीचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। It regulates the exchange of materials between cytoplasm and external environment of the cell. रेगुलेट करना मतलब क्या कि किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, किस सब्सटेंस को बाहर नहीं जाना है, या अंदर आना है नहीं आना है, इस चीज़ को ये रेगुलेट करता है। साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके। Second, it provides permeability to the cell. It prevents some harmful materials to pass through the cell. ये कुछ हार्मफुल मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, सेल के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। थर्ड फंक्शन ये हुआ। फोर्थ, it forms a mechanical barrier to protect various protoplasmic structures. सेल में जो वेरियस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह। ठीक है। फिफ्थ फंक्शन है इसका, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेसेस लाइक एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह के प्रोसेस में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी मटेरियल्स का, सब्सटेंस का सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर कैसे मूव होते हैं, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, राइट। किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी आयंस का सेल के अंदर बाहर आना जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट डिफ्यूजन एंड सेकंड ऑस्मोसिस। आइए एक एक करके दोनों पे बात करते हैं, राइट। डिफ्यूजन, a spontaneous movement of substance, that is molecules or ions, from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. Friends, जब आप किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है ना। तो अगरबत्ती तो हमने एक पॉइंट पे जलाया, लेकिन हम बहुत दूर भी चले जाते हैं तो फिर इस अगरबत्ती की स्मेल हमें मिलती है। तो यहाँ पे ये स्मेल हमें कैसे मिल रही है? तो चूँकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़ होकर के वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, और डिफ्यूज़न की वजह से ही हमें दूर से भी अगरबत्ती की स्मेल मिलती है। तो जहाँ पर हम अगरबत्ती जलाते हैं वहाँ पर उस इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और जहाँ पर हमें स्मेल मिल रही है वहाँ पे उसका अमाउंट कम होता है। तो डिफ्यूज़न किस तरफ हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उस प्रोसेस को, उस मूवमेंट को हम डिफ्यूज़न कहते हैं।
that is mentioned here, a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to its lower concentration. हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो हम उसे डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने सेल के अंदर के कुछ एग्जाम्पल को देख लो, फिर आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। CO2 का जो अमाउंट होता है ना, वो सेल में ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, CO2 एटमॉस्फेयर में कितना % पाया जाता है? 0.03, राइट। और हमारी बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जिससे CO2 रिलीज होता है, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो किसी भी सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, किसी सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। तो अब आप बताओ कि CO2 किस तरफ मूव करेगा? सेल में CO2 का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन लो है, तो सेल का CO2 का मूवमेंट किस तरफ होगा? सेल के बाहर होगा, राइट। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही CO2 सेल से बाहर की तरफ डिफ्यूज होता है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, जैसे ही CO2 के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है आउटसाइड और इनसाइड में, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल की तरफ मूव करेगा, और जब सेल में जब ज़्यादा होगा CO2 का कंसंट्रेशन तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मूव करेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है कि CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है तो बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर इन करता है, ठीक है। इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, 21% है, और सेल के अंदर कम होता है, इसलिए हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आसानी से इंटर कर पाता है सेल में, ठीक है। तो ये एक अनदर एग्जांपल हो गया डिफ्यूज़न का, ठीक है। दस डिफ्यूज़न plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो इस तरह से डिफ्यूज़न एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। डिफ्यूज़न के थ्रू ही ये प्रोसेस होती है। और ये तो हो गई सेल की बात। सेल टू सेल में भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, और सेल एंड इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रोसेस होती है वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब आइए, अब आगे हम बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। तो वाटर में भी डिफ्यूज़न होता है, लेकिन वाटर में जो डिफ्यूज़न होता है तब हम उसे एक अलग टर्म देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर का मूवमेंट होता है तो हम उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न नहीं कहेंगे, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, डिफ्यूज़न किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए लिक्विड मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, और इसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तभी ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस, the movement of water across a selectively permeable membrane from low solid concentration towards a higher solid concentration is called osmosis. अगर हम वाटर के केस में बात करें तो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, और अगर सॉल्यूट की बात करें तो लो सॉलिड कंसेंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है।
अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक ग्लास में वाटर है और वाटर में सॉल्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है। दो ग्लास लेते हैं, दोनों ही में एक में क्या है कि एक में सॉल्ट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, सॉल्ट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, राइट, और इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स कम हैं। पानी का लेवल दोनों में बराबर है। अब आप बताइए कि वाटर किस तरफ मूव करेगा। अगर ये ए है और ये बी है तो पानी का मूवमेंट किस तरफ होगा। इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है। तो चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चूंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, है ना। तो वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा, हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट की तरफ नहीं, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट के केस में बात करें तो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ वाटर मूव करेगा, यानी कि बी टू ए। सॉल्वेंट के केस में क्या हो जाएगा, हाई सॉल्वेंट टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होगा, और जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है तो वाटर उससे हाई सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जहाँ पे वाटर मूव कर रहा हो। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये मूवमेंट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है, ये अफेक्ट होता है कि वाटर में कितना सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो कितना डिजॉल्व है, ठीक है। अब एक और टर्म की हम बात करते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात कि जब वाटर हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो डेट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर यही प्रोसेस किसी सेल में हो रहा हो, यानी कि वाटर का मूवमेंट किसी सेल में हो रहा हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। और जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, अगर सेल से बाहर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। सेल के बाहर पानी जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस, सेल के अंदर पानी का मूवमेंट हो रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो डिफ्यूज़न अकर्स इन एनी मीडियम, डिफ्यूज़न किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। इसके लिए लिक्विड मीडियम का होना ज़रूरी है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट क्या, मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न में, ठीक है। और ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दोनों ही में हायर टू लोअर हो रहा है, लेकिन किसका मूवमेंट हो रहा है इस बात पे ध्यान देना है। डिफ्यूज़न में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न does not require a semi permeable membrane but osmosis requires a semi permeable membrane। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है। इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज़ इन एनी डायरेक्शन। जैसा कि अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि किसी एक ही डायरेक्शन में अगरबत्ती की स्मेल मिलती है और अदर डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमें स्मेल नहीं मिलती है, ऐसा तो नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हमें अगरबत्ती की स्मेल एक सर्टेन डिस्टेंस तक हमें अगरबत्ती की स्मेल आती रहती है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन ऑस्मोसिस
सिर्फ ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न इज़ रिलेटिवली फास्टर देन ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो ऑस्मोसिस से ज़्यादा फास्ट होती है। एंड जस्ट अपोजिट, ऑस्मोसिस इज रिलेटिवली स्लोअर देन डिफ्यूज़न। फोर्थ है, सॉरी सिक्स डिफरेंस क्या है इसमें कि डिफ्यूज़न जनरली अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। डिफ्यूज़न जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस की एक प्रोसेस होती है, लेकिन ऑस्मोसिस जनरली अकर्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, अगर उस सेल को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। अब देखो, इसको आप ऐसा समझो कि एक बीकर ले लिया, उसमें क्या है, सॉल्यूशन है, वाटर है और इसमें सॉल्ट मिक्स है। अब इसमें हम किसी सेल को डाल देते हैं, एक एनिमल सेल को माना कि हम इसमें डाल दिए। ये बीकर ए है, इसमें हमने एक सेल डाल दिया, ठीक है। अब इस सेल में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लो है और सॉल्यूशन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई है, सपोज, ठीक है। ये जो हमने बीकर लिया है, इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो हमने क्या पढ़ा है ऑस्मोसिस में कि वाटर का मूवमेंट किस तरफ होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तब सेल क्या करेगा, वाटर गेन करता जाएगा, सेल वाटर गेन करता जाएगा और जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सेल स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएगा और स्वेल करते करते वो बर्स्ट भी हो सकता है। तो सेल में क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी कि बिकॉज इसमें वाटर का कंसंट्रेशन अब हाई हो गया। और तब तक ये वाटर इन करता रहेगा जब तक वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, आउटर मोस्ट जो सॉल्यूशन है उसमें और सेल के अंदर दोनों ही में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये वाटर सेल के अंदर मूव करता रहता है। तब इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। दैट इज मेंशन हेयर, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution, ठीक है। मीडियम यानी कि जिस सॉल्यूशन में सेल को डाला गया है उसे हम मीडियम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में जिसमें सेल को डाला गया है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल वाटर गेन करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट का जनरल मीनिंग होता है पतला, है ना, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्ट है या शुगर है ना। सॉल्यूट के बेसिस पर सॉल्यूशन का नाम दिया गया है सॉल्यूट की टोनिसिटी यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज़ कॉल्ड टोनिसिटी, ठीक है। तो चूंकि सॉल्यूट कम है तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिसिटी। हाइपो मीन्स होता है लो और टोनिक यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो
ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स पास करने के लिए फ्री होते हैं। यानी कि सेल से भी वाटर सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से भी वाटर सेल में जाएगा, लेकिन चूँकि सॉल्यूशन में वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन से वाटर का मूवमेंट सेल की तरफ ज़्यादा होगा as compared to movement of water from cell to solution. That is mentioned here कि more water will come into the cell than will leave. सेल में वाटर का मूवमेंट सेल की तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर्स द सेल। द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, वाटर गेन करने की वजह से सेल स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो ये किस सॉल्यूशन में होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट मिला हमें कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि सेल ने वाटर गेन कर लिया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें वाटर का कंसेंट्रेशन सेम है एज दैट ऑफ सेल, जितना सेल में वाटर का कंसेंट्रेशन है, यानी कि मान लेते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर का, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सेल में भी प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ना ही वाटर सेल की तरफ मूव करेगा, ना ही वाटर सेल से सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन दोनों में इक्वल है। इसलिए यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। That is mentioned here, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. चूँकि वाटर का कंसेंट्रेशन सेम है, सॉल्यूशन में भी उतना ही वाटर है, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होता है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है इक्वल, ठीक है, और टॉनिक मीन्स टोनिसिटी, यानी कि सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन। तो जब इक्वल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आगे मेंशन है वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे भी वाटर दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन द अमाउंट गोइंग इन इट द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। सेल में जो वाटर इन कर रहा है और सेल से जो वाटर आउट हो रहा है, इस दोनों ही का अमाउंट सेम है, इसलिए यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। वाटर का कंसेंट्रेशन सेल में जितना है उतना ही सॉल्यूशन में भी है, दैट्स वाई नो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल का जो साइज है वो एज इट इज़ रहता है, ना ही वो इंक्रीज होता है ना ही वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, अगर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन लो है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल में जो वाटर प्रेजेंट है, चूँकि सेल में पानी का कंसेंट्रेशन हाई है और सॉल्यूशन में पानी का कंसेंट्रेशन लो है, इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल से सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स होता है मोर एंड टोनिक यानी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज मेंशन हेयर इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट में वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा
और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम वेरी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस कंडीशन में सेल क्या करता है, वाटर लूज़ कर देना स्टार्ट करता है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और चूँकि सेल वाटर लूज़ कर रहा है तो इसलिए सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर का जो मूवमेंट है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, बट दिस टाइम मोर वाटर लिफ्ट द सेल देन इंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। यहाँ पे भी वाटर का मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन चूँकि सेल में ज़्यादा वाटर है, सॉल्यूशन में कम वाटर है, इसलिए सेल से वाटर सॉल्यूशन में मूव करता है, जिसकी वजह से सेल का पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है, लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देयरफॉर सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप के सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों सॉल्यूशन को हम कैसे याद रखेंगे, है ना। हाइपो मीन्स लो होता है, हाइपर मीन्स मोर होता है, आइसो मीन्स इक्वल होता है। ये तीनों टर्म आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस सॉल्यूशन को याद रखने में कि कब क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे समराइज़ भी कर दिया है जो भी हमने अभी देखा, है ना, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर सेल की तरफ मूव करता है, सेल में इंटर करता है। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, यानी कि सेल से वाटर लूज होता है। ठीक है, चूँकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर सेल वाटर गेन कर रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है और समटाइम्स ये बर्स्ट भी हो जाता है। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चूँकि दोनों तरफ वाटर का कंसेंट्रेशन दोनों में इक्वल है, सॉल्यूशन में भी उतना ही वाटर है, सेल में भी उतना ही वाटर है, इसलिए नो चेंज इन सेल शेप, कोई मूवमेंट नहीं होता है वाटर का, जिसकी वजह से सेल के शेप में कोई चेंजिंग नहीं होती है। थर्ड वन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चूँकि सेल से वाटर लूज़ होता है, सेल वाटर लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पर आपको 2 एक्टिविटी दी गई है, ऑस्मोसिस विद एन एग। यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एग लेना है, उसका शेल रिमूव कर देना है, उस शेल के रिमूव हो जाने के बाद एक थीन लेयर बच जाती है एग की। ठीक है, अब उस एग को, जिसका शेल हमने रिमूव कर दिया है, उस एग को डालना है वाटर में एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट तक वाटर में उस एग को डाल करके छोड़ देना है और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एग जो है पानी गेन करना स्टार्ट कर देगा, वाटर गेन करना स्टार्ट कर देगा और एग स्वेल हो जाएगा, बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। चूँकि हमने ये जो शेल जो रिमूव किया एग का, तो इसके बाद जो लेयर बच गई है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, और चूँकि सॉल्यूशन में वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है एग के अंदर इन करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एग स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दी गई है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या कहता है कि प्लेस अ सिमिलर डीशेल्ड एग, डीशेल्ड यानी कि जिसका शेल हटा हुआ है, एग इन अ कंसेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने रखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन में, वाटर में रखा था। तो जब वाटर में रखा तो एग क्या हो जाता है, पानी गेन कर लेता है और स्वेल अप हो जाता है। जब हम इसी एग को कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है, तब क्या होता है, इसे ऑब्जर्व करना है। तो जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है उसमें जब हम उस एग को डालेंगे तो सेल में जो प्रेजेंट है वाटर, वो उस सॉल्यूशन में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट डाल देने से वाटर का कंसेंट्रेशन लो हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी सेल से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, उस एग से पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल
श्रिंक हो जाएगा. दैट इज मेंशन हियर. वाटर passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. more concentrated मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है. एक और एक्टिविटी है ऑस्मोसिस विद रेजिन्स और एप्रिकॉट. रेजिन और एप्रिकॉट की तरह भी इस के साथ भी अगर हम ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करें तो हम क्या पाते हैं, इस बात को आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है. पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम. रेजिन और एप्रिकॉट को भी अगर हम प्लेन वाटर में जब छोड़ते हो, प्लेन वाटर में रखना है और उसे कुछ देर तक के लिए छोड़ देना है. देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट. पहले तो आपको प्लेन वाटर में डालना है, फिर उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा. उसके बाद फिर उसी रेजिन और एप्रिकॉट को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा. तो पहले कंडीशन में क्या होगा, जब हम प्लेन वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एग स्वेल अप हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर का कंसनट्रेशन हाई है. तो वाटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा और रेजिन और एप्रिकॉट क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. सेकंड कंडीशन में जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, ये रेजिन और एप्रिकॉट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वाटर लूज करेंगे और एंड कंसिक्वेंटली श्रिंक हो जाएंगे. ठीक है. अब आगे बात करते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर गेन करते हैं इसी ऑस्मोसिस के थ्रू. तो डेट इज मेंशन हियर कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. ओके. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. तो इस तरह से डिफ्यूज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के लाइफ में. सेल को ज़िंदा रखने में ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. ठीक है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी. इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अभी जो हम लोगों ने देखा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसमें नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये प्रोसेस ऐसे ही होती है. ठीक है. लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं पे सेल को किसी मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ये आप अगले क्लास में पढ़ोगे. ओके. एंड देन लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं. फर्स्ट है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. डिस्कस. CO2 या कोई भी सब्सटेंस, CO2 हो या वाटर हो, वो किसी सेल में इन एंड आउट कैसे करता है. CO2 का जो मूवमेंट होता है वो किसी सेल में इन एंड आउट कैसे होता है, इसको डिस्कस करना है. तो आई होप ये तो आप सभी कर लोगे, है ना. जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी. एक सब्सटेंस यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें सॉल्यूट का मूवमेंट है और दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट है. तो एक प्रोसेस डिफ्यूजन की होगी, दूसरी प्रोसेस ऑस्मोसिस की होगी. दोनों ही प्रोसेस के थ्रू ये मूवमेंट पॉसिबल होगा. तो इसी बात को यहाँ पे मेंशन करना है कि कैसे कोई भी सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर कैसे मूव इन एंड आउट होते हैं किसी भी सेल के. सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को परमिशन देता है सेल के अंदर बाहर करने की और कुछ टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस को इन एंड आउट करने से प्रिवेंट करता है. इसलिए इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. ठीक है. इस दोनों के आंसर मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं. ओके. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगले कंपोनेंट्स की, दैट इज सेल वॉल और मे बी न्यूक्लियस को भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके. सो थैंक यू एवरीवन.